हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। आज है लेक्चर 11 कंसेप्ट टॉक। आज करनी है रिएक्शंस और उनकी मैकेनिज्म्स। जहाँ ज़रूरत होगी मैकेनिज्म करेंगे, जिनकी इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी नहीं करेंगे। हम 10 लेक्चर कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स पे। हमारा एल्काइन अब अपनी समाप्ति की ओर है। इसके बाद हम एरीन्स पे चर्चा करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुकी थी। मरकरी सॉल्ट्स की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होनी थी उनमें हम कुछ डिस्कशन कर चुके थे। एक मैकेनिज्म लास्ट में हमने देखी थी, और शायद प्रोपेनोन बनाने की कोशिश की थी। हम टॉटोमेरिज्म करा के रिएक्शन करा रहे थे। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी कार्बन पे अगर अल्कोहल ग्रुप लग जाए तो वो स्टेबल नहीं होता, और वो टॉटोमेरिज्म करके अपने आप को कीटोन में या एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया करता है। यहाँ से कहानी चालू हुई थी। अब हम लोग उसके आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और आज का लेक्चर लेक्चर 11 कंसेप्ट ऑफ पहली रिएक्शन जो है 11वें लेक्चर की हाइड्रोकार्बन की, ये रही आपके सामने। अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो आ रही है किस नेम से? एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको याद होगा हम एल्काइंस पढ़ रहे थे, एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो क्या होता है। हमेशा ध्यान रखो कि एसिटिलीन पे चर्चा सबसे ज़्यादा करनी होगी पूरे चैप्टर में। एसिटिलीन को जब भी कभी थोड़े से गर्म वार्म ल्यूक वार्म एसिटिक एसिड से पास कराया जाएगा, उसमें डाला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी सॉल्ट्स, तो विनाइल एसीटेट बनता है और उसके बाद एथाइलिडीन डाई एसीटेट बनता है। मतलब जब भी हम कभी एसिटिलीन लेंगे और इसमें एसिटिक एसिड CH3COOH और मर्करी सॉल्ट्स लेंगे, थोड़ा बहुत गर्म भी कर लेंगे। मेरे हिसाब से रूम टेम्परेचर इनफ है। रूम टेम्परेचर से थोड़ा बहुत ऊपर चले जाओ, रिएक्शन हो जाती है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ता है, बहुत कम। इससे हमारे पास बनेगा विनाइल एसीटेट। ठीक, और विनाइल एसीटेट में अगर हम फिर से यही CH3COOH और मर्करी सॉल्ट मिला दिया करें तो हमारे पास बनता है एथाइलिडीन डाई एसीटेट। ठीक, एथाइलिडीन डाई एसीटेट ये बनता है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसी रिएक्शन को करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहली रिएक्शन तो लिख के देखें, नाम लिखने से कुछ नहीं होता। C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये हमारी कहानी थी। ठीक है, अच्छी लग रही है, सुंदर स्टोरी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड से। थोड़ा सा गर्म भी लेना है ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए। प्री हीटेड लेना है, ध्यान रखें, मिलाकर गर्म नहीं करना है, प्री हीटेड लेना है। मर्करी सॉल्ट का क्या यूज़ है वो लास्ट लेक्चर के एकदम लास्ट वाली रिएक्शन में देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा मैकेनिज्म में कि मर्करी प्लस 2 आयन क्या करता है। ठीक है ना? इसमें क्या होने वाला है? CH2 जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। CHO इसको बोलते हैं विनाइल एसीटेट। ये एसीटेट ही बना है, कुछ और नहीं बना है। डू नॉट कंफ्यूज कि कुछ और बन गया है। ठीक, इट इज़ विनाइल एसीटेट ओनली। और इस विनाइल एसीटेट में फिर से हम CH3COOH बना दें और मर्करी प्लस 2 आयन ले लें तो हमारे पास जो बन के आएगा वो थाइलिडीन डाई एसीटेट, ये बन जाएगा एथाइलिडीन डाई एसीटेट, ये बन गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब जो ये विनाइल एसीटेट बन के आया था पहले, ये वाला, दिस इज आर विनाइल एसीटेट। ये लिख लेना नाम, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी पे जब नोट्स बनाना तो लिख लेना। ये विनाइल एसीटेट जो बना है ये विनाइल रेजिन बनाने के काम आता है। ठीक, और लास्ट वाला जो कंपाउंड हमारा बना है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एथाइलिडीन डाई एसीटेट। एथाइलिडीन डाई एसीटेट को देखो, खोल के बना लो, थोड़ा सा खोल लीजिए इसको अच्छी तरह से। ये CH, यहाँ भी एक अच्छा सा OCO CH3 एसीटेट आयन, और यहाँ भी OCO CH3 एसीटेट आयन। अब आप इसको गर्म कर दीजिए, थोड़ा बहुत गर्म करें। गर्म कितना करें? 557 केल्विन के आसपास मान लो, ये इससे थोड़ा ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक,
इससे ज़्यादा भी पड़ सकता है, नियर अबाउट दिस। अब इस रिएक्शन के बाद ये दो हिस्सों में टूट जाएगा कंपाउंड। कौन से हिस्से में टूटेगा सुनना, CH3CO, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 12th क्लास में बड़ा धड़ल्ले से यूज़ होगा ये, ठीक। इसके अलावा दूसरा कंपाउंड क्या बन रहा है, CH3CHO, यही बचा है कंपाउंड को देखो तो यही बचने वाला है इसका, ठीक है। ये है, तो आप एल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड आपके पास बचता है। तो आपने क्या किया, आपने शुरुआत में लिया एथाइलिन, मतलब एथाइन, एसिटिलीन, उसमें मिलाया एसिटिक एसिड, मर्करी सॉल्ट, विनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट में दोबारा से वही रिएक्शन कराई तो बना एथाइलिडीन डाई एसीटेट। और एथाइलिडीन डाई एसीटेट को गर्म कर दिया, थर्मली स्टेबल कंपाउंड नहीं है बिल्कुल भी, दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ही ग्रुप में लगे हुए हैं। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को आप गर्म करते हो वो तुरंत ही ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है, तुरंत ही टूटने की कोशिश करता है, तो उससे एसिटिक एनहाइड्राइड विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और एल्डिहाइड बन जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देखो। अगली हेडिंग क्या है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड जब हम लिखेंगे तो दिमाग में एक बात रखेंगे, भले रिएक्शन में लिखा नहीं होता है लेकिन ये कुछ चीज़ों के प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो सकती है। हम एसिटिलीन ले लें, C2H2, और इसमें HCN का रिएक्शन कराएं, यानी हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराएं। हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन जो है वो CuCl और HCl की प्रेजेंस में होने वाली है, कॉपर क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में होगी। अगर कॉपर क्लोराइड और HCl आपके पास नहीं है तो आप BaCN होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, ठीक। बेरियम साइनाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों में से कोई एक रिएजेंट आप इस्तेमाल करिए और हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कराइए। तो देखिए क्या बनने वाला है, CH2 ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड बचेगा, फिर यहाँ बचेगा CH और इसके साथ जुड़ गया है CN, साइनो ग्रुप। हुआ क्या, ये टूटा, ये प्लस और माइनस में, तो साइनो ग्रुप जो है वो अटैक कर जाएगा इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे टूटेगा, और जो लोन पेयर इस कार्बन पे आ गया वो किसको मिल जाएगा, इस हाइड्रोजन को, ठीक। ये समझाने के लिए है, फिलहाल जो कॉपर क्लोराइड लिया गया है उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में बहुत सारा हस्तक्षेप है, ठीक है। इसको समझने के लिए इस तरह समझा जा सकता है। अच्छा ये हो गया, ये जो बना इसको बोलते हैं विनाइल साइनाइड। हर चीज़ विनाइल है, विनाइल कुछ नहीं, जिस कार्बन पे ग्रुप हो उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए तो विनाइल कहलाएगा। इसका नाम होता है एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक, इसका एक्रिलोनाइट्राइल नेम है। ये जो एक्रिलोनाइट्राइल है इसको ऑर्लॉन फाइबर बनाने के काम में लिया जाता है, ऑर्लॉन फाइबर, ध्यान रखें एक्रिलोनाइट्राइल को, जो ये कंपाउंड बन के आया है। अच्छा आगे बढ़ें, अब रिएक्शन का जो टाइप है वो बदल जाएगा और रिएक्शन का टाइप आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन गौर से सोचो, जब एल्कीन पढ़ा करते थे तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ करती थी, क्योंकि एल्कीन्स आर नॉट दैट मच एफिनिट फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन एल्काइंस होते हैं। क्यों एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का। अगर आप देखो जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, और sp होने की वजह से इनमें जो न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्ट करने की जो नेचर है, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जो खुद नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो चलो देखो कोई रिएक्शन एक अच्छी सी मैं करके बताता हूँ। ऐसा लिख लेना कि एल्काइंस आर मोर ससेप्टेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स। एल्काइंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल या उत्सुक रहते हैं, या कह लो कि जिनमें आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है,
करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स के मुकाबले में। ठीक, खैर एक न्यूक्लियोफाइल लगा दिया जाए, CH3OH, ये कौन है? तो मेथेनॉल है। तो ये कौन है? ये तो एसिटिलीन है। होने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हो क्या रहा है आप देखो, CH3O-K+, ये क्या है? पोटेशियम मेथॉक्साइड इसको बोलते हैं, ध्यान रखें। पोटेशियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में 470 केल्विन के आसपास आप ये रिएक्शन कराइए तो आपके पास ईथर बन के आ जाएगा। देखो कैसे, CH2 ट्रिपल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड बना, OCH3। दिखाई दे रहा होगा कि एक ईथर बन चुका है, और ईथर के इधर और उधर दोनों तरफ में, एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप नहीं है, वहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक, इसको हम नाम देते हैं मिथाइल विनाइल ईथर। ये विनाइल क्या शब्द बता रहा है? विनाइल बता रहा है कि जिस कार्बन पे ये लगा हुआ है हमारा ईथर ग्रुप, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड हुआ करता है। कोई दिक्कत तो नहीं। और ये जो मिथाइल विनाइल ईथर आ चुका है, ये किस काम आता है? ये इस काम आता है कि पॉलीविनाइल प्लास्टिक होते हैं, पॉली विनाइल प्लास्टिक, ये बनाने के काम आता है। आपने घर में अपने PVC वगैरह देखे होंगे, पाइप्स, जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, रबर्स होती हैं, और जो नॉर्मल हम लोग पॉली बैग्स इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं सब से मिलके बनते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल बदलते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं। वैरायटी चेंज रिएक्शन की, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का रिडक्शन, सबसे पहले तो हाइड्रोजन ऐड करने की बात आ जाएगी, जिसमें आएगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि रेने निकल का इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद रिड्यूस कर दीजिए, हाइड्रोजनेशन करा दीजिए। अब देखो क्या स्टोरी रहेगी, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें आपने रिएक्शन कराई मान लो हाइड्रोजन की, प्रेजेंस ले ली निकल की, और टेम्परेचर मान लो कुछ 570 केल्विन के आसपास, विच इज़ वेरी हाई फ्रॉम रूम टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक H दोनों में जुड़ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और फिर यही प्रेजेंस आप निकल की और हाइड्रोजन की रिएक्शन आप करा दीजिए, और टेम्परेचर भी यही मैं यही लिख देता हूँ, सेम टेम्परेचर है। ऐसे में एक एक हाइड्रोजन फिर जुड़ जाएगा और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। गौर से देखो, ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना? तो एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन बनाने के ये रिएक्शन काम में आती है। दूसरी बात ये है, दिमाग में एक बात रखो, थोड़ा सा एक डेटा बता दूँ आपको। डेटा कुछ ऐसा है कि जो पहले स्टेप की रिएक्शन है, ये मतलब एल्काइन से एल्कीन बनने की रिएक्शन, इसकी जो हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो -176 किलो जूल पर मोल है। और इसके अलावा सेकंड केस को आप देखें, इसके कंट्रास्ट में कंपेयर करें तो दिखाई देता है सेकंड केस की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ -138 किलो जूल पर मोल। क्लियर पता पड़ता है कि जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिवील हो रही है फर्स्ट वाले रिएक्शन में, यानी फर्स्ट वाली रिएक्शन इज़ मोर फेवरेबल, या ये कह लें कि ज़्यादा रेडली रिएक्शन हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड स्टेप। तो यानी एल्काइन से एल्कीन बनना ज़्यादा आसान है और एल्कीन से एल्केन बनना थोड़ा मुश्किल है, यानी कि रिएक्शन का रेट भी स्लो हो रहा होगा। और अगर रिएक्शन का रेट स्लो हो रहा है तो इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द रिडक्शन एट द स्टेज ऑफ एल्कीन ओनली, एल्केन हम बनने ही ना दें। कैसे हो सकता है ये काम? किसी स्पेसिफिक अच्छे शानदार बढ़िया जानकार कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके। कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके? जैसे पैलेडियम मेटल है, ये अच्छा पॉइजन है, और इसको सपोर्ट किया जाए कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट से। ठीक, और इसमें सल्फर डाल दिया जाए या क्विनोलिन का इस्तेमाल कर लिया जाए। पैलेडियम में या तो कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए या तो बेरियम सल्फेट लीजिए, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, और फिर उनमें सल्फर डालिए या क्विनोलिन डालिए। इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर आप रिएक्शन को करेंगे तो एल्कीन के बाद एल्केन बनने की नौबत ही नहीं आएगी, रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक, ये जो कुछ भी बन के आया है जो आप देख रहे हैं, इसका बड़ा खूबसूरत सा नाम है, इसको बोलते हैं LINT, लार
रिएजेंट। ठीक, ध्यान रखें, रिएजेंट के नाम तो भाई ऐसे याद रख लो जैसे अपने याद हैं, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी अगर रिएजेंट के नाम नहीं याद रहेंगे तो। जैसे एक रिएक्शन करके दिखाते हैं इसी से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये रिएक्शन हाइड्रोजन से मैंने कराई, और फिर वही बात जो अभी हम लोग कर रहे थे कि लिंडलार कैटलिस्ट या रिएजेंट लेना, इसमें पैलेडियम, BaSO4, सल्फ़र और क्विनोनिल, ये चीज़ें लेनी है। तो हम लिख लेते हैं पैलेडियम लिया है, पैलेडियम के साथ BaSO4 लिया है, और इसके साथ सल्फ़र लिया है, सल्फ़र या फिर क्विनोलिन लिया है। ठीक, इतना सब कुछ ना लिखते हुए सिर्फ बोला जा सकता था कि लिंडलार्स कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जो कंपाउंड बनता है वैसा बनता है कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपके पास CH3 आता है, यहाँ पे आपके पास CH3 आता है, नीचे H और यहाँ H आता है। ये सिस आइसोमर बन रहा है, गौर से सोचो तो इसमें ट्रांस जैसा नहीं बन रहा है। ठीक, ये क्यों ट्रांस जैसा नहीं बन रहा है, अगर लास्ट लेक्चर किसी ने देखे तो डिटेल में बता रखा है कि ट्रांस क्यों बनता है और कब ट्रांस बनता है। इसके अलावा सिस, ये तो सिस आइसोमर बन गया, ट्रांस आइसोमर कब बनता है वो बताओ। सुनो, एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं इसी के ऑपोजिट, जिसको हम बोलेंगे केमिकल रिडक्शन, और उसको हम लोग बोलते हैं बर्च रिडक्शन, BIRCH, बर्च रिडक्शन। नाम जहाँ आ जाएं रिएक्शन के, उनको नाम के साथ याद रखें, केमिस्ट्री में नाम को पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन कैसी है, ध्यान रखो कि लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ करके हमने सिस आइसोमर बनाया था। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, आगे CH3, और इसमें आप क्या करें, सोडियम लीजिए और सोडियम को डुबो कर रखिए लिक्विड अमोनिया में, और इसका टेम्परेचर 200 केल्विन से ज़्यादा ना होने दें। डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है, यानी रूम टेम्परेचर से बहुत कम हो चुका है, ये बहुत ठंडे में ये काम होने वाला है। ठीक, और ये पहला स्टेप है, और जब ये काम आप करा दें तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा एथेनॉल डाल दीजिए। मेथनॉल वैसे तो पॉइजनस हो जाता है, वैसे पॉइजन से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, एथेनॉल यूज़ करिए। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 मिथाइल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को और से देखो ट्रांस आइसोमर बन गए। तो जो केमिकल रिडक्शन है जिसको हम बर्च रिडक्शन के नाम से जाना करते हैं, वो बर्च रिडक्शन यानी केमिकल रिडक्शन के अंदर हमें ट्रांस आइसोमर मिल रहा है, और लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ करके हमें सिस आइसोमर मिल रहा था, ऑब्टेन हो रहा था। ये ज़रूर याद रखना है। कहानी मैकेनिज़्म की कि जब रिएक्शन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाए और कुछ ऐसी हो जाए कि पल्ले कम पड़े तो तुरंत उसके मैकेनिज़्म पे आ जाना चाहिए। प्रपोज मैकेनिज़्म है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सच में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहे थे, साइंटिस्टों को भी नहीं पता है, पर ये प्रपोज्ड है कि भाई ऐसे ही होता होगा। देखो क्या स्टोरी है, RC ट्रिपल बॉन्ड R, बीच का बहुत गंदा बना है, थोड़ा साफ बना लें ये। ठीक है, ये हमारा एल्काइन है। इस एल्काइन के साथ क्या हो रहा है, सोडियम साहब हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं, और ये किसी ना किसी को दे ही देंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इनके बीच के जो बॉन्ड हैं ये होमोलिटिक टाइप टूट गए, और अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऐसा करने पर यहाँ से निकलेगा क्या, Na+ निकल जाएगा बाहर। ठीक, क्योंकि Na दे रहा है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन, C के ऊपर अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया फ्री रेडिकल C, और फिर ये R, ये अपना तो एक इलेक्ट्रॉन लाया ही था, और सोडियम ने भी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर हो गया माइनस चार्ज। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। रिएक्शन देखो किसकी होने वाली है, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया थी, तो अमोनिया का मतलब हुआ HNH2, बोल सकते हैं इस तरह, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। NH3 है, उसको इस तरह लिखकर समझने के लिए किया गया है। एक काम करो, ये लोन पेयर पकड़ाओ इस हाइड्रोजन को, क्योंकि यही तड़प रहा है। जैसे वहाँ से लोन पेयर मिलेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन को वापस कर दो, बॉन्ड टूट गया। जैसे ही बॉन्ड टूटा वैसे तुम्हें पता चला कि NH2 करके तो चीज़ निकल गई बाहर, और उस वाले कार्बन पे जिस पे लोन पेयर था वहाँ कौन जुड़ गया, अब
वहाँ जुड़ गया हाइड्रोजन, ठीक। ऊपर पहुँचा दीजिए R को, नीचे पहुँचा दीजिए H को, यहाँ पे पहुँचाइए R को, और एक जो ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इस पूरे लोब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अकेला नाच रहा है। अच्छा, क्या ज़रूरी है कि हम R को एक तरफ ही ले जाते? क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि ये अपने आप को रिजेंबल करें। किस तरह से? यहाँ R, यहाँ H, यहाँ R, और यहाँ पे एक अपना इलेक्ट्रॉन जो कि अकेला धक्के खा रहा है। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं। इन दोनों में कौन स्टेबल? तो सबको पता है कि सिस आइसोमर्स आर नॉट दैट स्टेबल, स्ट्रेन होता है उनमें। और ट्रांस आइसोमर्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू लेस स्ट्रेन, और सीधा स्ट्रक्चर है। लोन पे जितने भी क्लाउड्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं एल्काइल ग्रुप के, ठीक, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए वो अपने आप को ऐसा अरेंज करेगा कि ट्रांस में रह जाए, ठीक है, ट्रांस में रह जाए। अब देखो क्या होगा, यहाँ से आप सोडियम फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला ले लीजिए। इस एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन के साथ फिर कोई बदतमीजी करिए, समझ रहे हैं? इसी को दे दीजिए। जब आप इसको दे देंगे तो क्या होने वाला है, गौर से देखो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मिला आपके पास R, यहाँ पे H, यहाँ पे R, ये लोन पेयर, और दो इलेक्ट्रॉन टूट गए। ये बन गए दो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही उस कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो इस कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आते ही जो लिक्विड अमोनिया है फिर से बदमाशी करने लग जाएगी, और लिक्विड अमोनिया के हाइड्रोजन को फिर से दोस्ती करने की इच्छा हो जाएगी। किसके साथ? कार्बन के साथ। कार्बन प्रोवाइड करेगा लोन पेयर हाइड्रोजन को, यहाँ से बॉन्ड अटैच अटैक टूट जाएगा, और टूटते ही वो हाइड्रोजन आप वहाँ जोड़ दीजिए जो फाइनल प्रोडक्ट है बन के आपके सामने आ गया। R, नीचे R, यहाँ पे H, और फिर वहाँ भी H। ट्रांस आइसोमर बना? बिल्कुल बना, सिंपल है। ये तरीका है ट्रांस आइसोमर बनाने का बर्च रिडक्शन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है, बर्च रिडक्शन की बात हम लोगों ने करी है। इसके बाद ऑक्सीडेशन की बात करनी है, तो थोड़ी ही चर्चा करेंगे, ऑक्सीडेशन की ज़्यादा नहीं करेंगे, पर दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, कि आप ऑक्सीजन लीजिए और जला दीजिए, हाँ, जला भुना डालिए उसको, जितना भी हो सके ऐसी तैसी कर दीजिए उसकी। तो जो एक ये तरीका है, एक तो ये तरीका है। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करके, जैसे KMnO4। और KMnO4 भी एक प्रॉब्लम करता है कि वो कोल्ड जब होगा, ठंडा रखेंगे हम उसको, रूम टेम्परेचर पर रखें और भी ठंडा कर लें तो अलग तरह से रिएक्ट करता है, और अगर उसको हम थोड़ा सा गर्म कर लें, ल्यूक वार्म कर लें या फिर ठीक ठाक गर्म कर लें तो अलग तरह से बिहेव करता है। तो दो रिएक्शंस उसकी पढ़नी होगी, ठीक। में हम लोग पढ़ लेंगे ओजोनोलिसिस, ये पार्ट अपना ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। थोड़ी बहुत बातें दिमाग में रखनी होती हैं। सिंपल है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही निकलेगी। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमारे लिए यही मॉडल है अपना एसिटिलीन, और इसकी रिएक्शन आप O2 से करा दीजिए तो आपके पास बनने वाला है CO2 प्लस H2O, और यहाँ निकलेगी बहुत सारी हीट। मैं हीट का डेटा आपको बता ज़रूर दूंगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंसिंग के लिए आप 2 लगा लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे 5 लगाइए तो यहाँ 4, और 4 के बाद यहाँ पे 2, ठीक, बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक। अब दिमाग में एक बात रखो कि ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के अंदर जो एसिटिलीन जलती है वो येलो फ्लेम के साथ जलती है। येलो फ्लेम, क्या बात कर रहे हो, येलो फ्लेम में तो बिल्कुल भी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मतलब ये एल्केन्स के जैसे अच्छे फ्यूल नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। अगर येलो फ्लेम है तो कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो क्या बात कर रहे हो यार, सूटी फ्लेम के साथ जलते होंगे ये, हाँ ये सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हाँ इतना है कि अगर हम इसका प्रेशर बहुत बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, हाई प्रेशर कर दें, 2-4 गुना बढ़ा दें, मतलब एक ATM पे हम चलाते हैं चीज़ों को, 2-3 ATM पे चलाने की कोशिश करें, और टेम्परेचर बहुत हाई कर दें। टेम्परेचर कितना हाई कर दें, 2500 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर अगर ले जाएं तो फिर ये शानदार तरीके से जलती है, ठीक है ना। दूसरी बात, मतलब तब ये जब जलती है तो इसमें सूटी फ्लेम नहीं होती। दूसरा एक और चीज़ सुनो, कि अगर मैं इसको हाई प्रेशर पर
हाई प्रेशर पर जलाऊं तो ये जो है, ये जो सूटी फ्लेम के साथ जला करती थी, वो सूटी फ्लेम के साथ ना जल के एकदम ब्लू बढ़िया सुंदर फ्लेम के साथ जलती है। मतलब हाई प्रेशर पे जलाने से फ़ायदा होता है, हाँ बिल्कुल। ब्लू फ्लेम के साथ चलेगी, सूटी फ्लेम नहीं होगी, हाँ। यानी कि कंप्लीट कंबशन होगा, बिल्कुल। कंप्लीट कंबशन होने का मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा, हाँ। यानी हीट लिबरेशन ज़्यादा, हाँ। हीट लिबरेशन ज़्यादा। अगर हीट लिबरेशन ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा क्रिएट कर रही होगी। तो ये लगभग लगभग 3000 केल्विन से बड़ा टेम्परेचर क्रिएट कर देती है अगर लगातार इस पैसेज को जलाया जाए। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल क्या करें, किसी को भूनने के लिए नहीं, ये वेल्डिंग के काम आता है। अगर किसी को पता हो कि हम लोग गैस वेल्डिंग नाम की एक चीज़ हुआ करती थी पहले, अब तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हम लोग करने लगे हैं। पहले कभी किसी ने देखा होगा रोड वगैरह पे वेल्डिंग हुआ करती थी, तो गैस वेल्डिंग होती थी। वो गैस वेल्डिंग में इस गैस का बड़ा इस्तेमाल होता था। ठीक, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ध्यान रखें कि गैस वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल होता है। ऑक्सीडेशन में दूसरी रिएक्शन कौन सी है? दूसरी रिएक्शन बहुत ही शानदार है, ऑक्सीडेशन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अलग ही तरह से रिएक्शन करता है दो गैस में, गर्म हो जाएगा तो अलग रिएक्शन करेगा। गौर से सोचो क्या है। अब देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास प्रोपाइन है बेसिकली। इसमें आप नेसेंट ऑक्सीजन इस्तेमाल करिए। नेसेंट ऑक्सीजन मिल कहाँ से रही है? KMnO4 से मिल रही है। KMnO4 क्या डाइल्यूट कर रखा है, मतलब पानी डाल रखा है। ठीक, लगभग लगभग आप रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो ये रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे ये बाबूजी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये वाले कार्बन, और ये कार्बन ऑक्सीडाइज होने के बाद COOH बना लेते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाता है। क्योंकि KMnO4 हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबको क्लियर पता है कि बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो जो भी कार्बन ऑक्सीडाइज हो सकता है ऑक्सीडाइज होगा। कौन सा कार्बन ऑक्सीडाइज होने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं? जिन दो कार्बन्स पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, अनसैचुरेटेड कार्बन्स का ऑक्सीडेशन सबसे पहले होता है। अब ये जो बीच वाली कहानी है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। हाँ, 3 कार्बन की चेन है, ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। ऑक्सो क्यों लगाया? क्योंकि इसमें कीटोन नाम की चीज़ दिखाई दे रही है सेकंड नंबर पर, तो हम कहेंगे इसको 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, अब यहाँ से इसको और ऑक्सीडाइज करो, और ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा, देखो CH3COOH, ये क्या किया? CH3COH बना दिया और कुछ नहीं किया, और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। जब आप इसको फर्दर उसी KMnO4 से ऑक्सीडाइज करेंगे, ध्यान रखें मैंने यहाँ पे सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन लिखी है, वो मिल किससे रही है? KMnO4 से। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, 2 कार्बन की चेन बचेगी। ठीक है, दिमाग में इस बात को रखें। इसके अलावा जैसे ये तो हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है, रटना है सीधा सीधा, ध्यान रखना, रिएक्शन बता मैं दे रहा हूँ पर याद तो रखनी पड़ेगी। ये रिएक्शन के अंदर जो हमारा एल्काइन है वो हम कह रहे हैं टर्मिनल एल्काइन है, कोने वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है। अगर कोने वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड ना लगा होता, मध्य वाले कार्बन पे लगा होता, तो क्या करते हैं? नॉन टर्मिनल एल्काइन के साथ क्या होता? तो आप देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C इधर, फिर CH3, ये बन गया भाई नॉन टर्मिनल एल्काइन। इसमें क्या करें? ऑक्सीजन मिलाएं, वही KMnO4 और H2O में घोला हुआ, रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो बहुत विचित्र है और थोड़ा अच्छा भी है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ CH3 था, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया ज़बरदस्ती। ये डबल बॉन्ड हो करा क्या? जिन कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है उन कार्बन को ऑक्सीडाइज करना, और तब तक ऑक्सीडाइज करो जब तक वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। हमने एक एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया दोनों से, तो बस बीच का ट्रिपल बॉन्ड टूट गया। इसका नाम है ब्यूटेन। सबसे पहले देखो, ब्यूटेन 2,3 डाईओन, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2,3 डाईओन। इसका नाम बाई एसिटिल होता है, बाई एसिटिल, इसको ऐसे बोला जाता है।
कॉमन नेम है, बाकी कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा, और छोटा कर लीजिए। और छोटा करने का मतलब ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये तो आप एसिटिलीन पे आ गए, हाँ बिल्कुल। आप ऑक्सीजन लीजिए, फिर से वही बात कि आपको KMNO4 और H2O की बातें करनी है। रूम टेम्परेचर पे स्टोरी चलती रहेगी सारी। तो हम क्या करने वाले हैं, CH सिंगल बॉन्ड CH और इसी कार्बन से डबल बॉन्ड हो, इसी कार्बन से डबल बॉन्ड हो जो हमने अभी लगाया था। ठीक, अब इसके बाद अगर इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करने की तुम कोशिश करोगे तो ये बन जाएगा COOH और यहाँ बन जाएगा COOH। कोई परेशानी नहीं। जितने भी एल्डिहाइड कीटोन जो कुछ भी है, अगर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे KMNO4 से या K2CR2O7 से, तो अल्टीमेटली वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट होने वाले हैं। यही तरीका है इनको कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। दिमाग में इस बात को रखें। इस रिएक्शन के दौरान जो भी हम ले रहे हैं KMNO4, अब क्योंकि KMNO4 इज़ प्रोवाइडिंग O2, तो KMNO4 अपने आप में ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है। तो KMNO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो कम होती जा रही है, डिस्चार्ज होता जा रहा है। ठीक, KMNO4 ऑक्सीजन देता चला जा रहा है। जब KMNO4 ऑक्सीजन देता चला जा रहा है तो डिस्चार्ज होता चला जा रहा है, तो हमारे पास MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता चला आ रहा है। ध्यान रखना कि KMNO4 जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ढेर सारी यहाँ पर, तो वो खुद किस में डिस्चार्ज हो जाएगा, MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड में। और मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ये अपने आप में ब्राउन कलर की होती है। ठीक, ये ब्राउन कलर की होती है, पीपीटी होता है ब्राउन कलर का। ठीक, अगर हमें ये ब्राउन कलर का पीपीटी दिखाई देता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का, तो इसका मतलब KMNO4 पक्का पक्का रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज करना शुरू कर चुका है, अपना काम चालू कर चुका है। और अगर KMNO4 अपना काम चालू कर चुका है तभी तो पीपीटी बन रहा है। यानी जो भी मटेरियल हमने लिया है वो एल्काइन है, या ये कह लो कि अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड है। बहुत अच्छी बात। तो अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी सच्चाई जाननी है कि हाँ सच में डबल ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो KMNO4 से ऑक्सीडाइज कराइए। अगर KMNO4 ऑक्सीडाइज करने लग जाएगा तो वो MnO2 बनाने लग जाएगा जो ब्राउन कलर का पीपीटी है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब वहाँ पे डबल ट्रिपल था, यानी कि अनसैचुरेशन था। इस टेस्ट को जो कि अनसैचुरेशन का है, इसको हम बेयर्स टेस्ट जानते हैं। बेयर्स टेस्ट, इस बेयर टेस्ट के नाम से इसे हम जाना करते हैं। दिमाग में रखें इस बात को। अब अगली कहानी, ऑक्सीडेशन किससे कराया जाए, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। वैसे तो हॉट इनफ है। ऑक्सीडेशन विथ हॉट KMNO4 सॉल्यूशन। चलो भाई चर्चा करते हैं। हॉट की कहानी बिल्कुल अलग है, तो जो कहानी है वही पढ़ लेते हैं। आओ देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने इसकी नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई। ये नेसेंट ऑक्सीजन है क्या भाई, जो KMNO4 प्रोवाइड कर रहा है। एक एक एटम है ऑक्सीजन के, KMNO4 H2O के साथ। अब इसको क्या करो, KMNO4 है, जब आप इसमें पानी ढेर सारा डाल दोगे ना, तो जैसे आप इसमें पानी डालते चले जाओगे वैसे ये डाइल्यूट होता चला जाएगा। आप KMNO4 लिखा, डॉट H2O लिख दिया, H2O लिखते ही वो क्या बन जाएगा, वो तो डाइल्यूट होता चला जाएगा। तो हम डाइल्यूट नहीं लेते हैं, हम क्या ले रहे हैं, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट नहीं करना आपने को। डाइल्यूट नहीं करना तो क्या करें, KOH का इस्तेमाल करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करें। ठीक, और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट 400 केल्विन के थोड़ा सा नीचे टेम्परेचर पर होती है, 10-15 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर पर, 10-15 केल्विन नीचे टेम्परेचर पे होती है। इस रिएक्शन के बाद क्या होने वाला है, सबको पता है कि सीधा सीधा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ही होगा। तुम इंटरमीडिएट भी बना के दिखा दो तो अल्टीमेटली कन्वर्ट तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही होना है। इसके बाद क्या होगा, अगर हम और इसको ऑक्सीडाइज कराएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एक ही रास्ता है, या किसी भी हाइड्रोकार्बन के पास एक ही रास्ता है कि ऑक्सीडाइज होता जाए, तो अंत में वो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड में ही परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है, दिमाग में रखें इस बात को। और हॉट की एक प्रॉब्लम और भी है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम है इसको ये तोड़ देता है, ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम का क्लीवेज कर देता है। देखो कैसे, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास दिया हुआ है स्पेशली, इसमें हम O लगा रहे हैं। हॉट KMNO4 का इस्तेमाल किया। हॉट KMNO4 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक अच्छे एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली के पास रखा गया है। 400 केल्विन से थोड़ा कम टेम्परेचर ले लीजिए। फिर होना क्या है इसके अंदर, यहाँ पे तमाशा होता है खूब जम के कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम है ये टूट जाता है। जब ये टूटेगा तो क्या होगा, बताते हैं क्या होगा।
जब ये टूटेगा तो CH3COOH बनेगा और जो कोने वाला कार्बन है ये ऑक्सीडाइज होके CO2 बना के निकल लेगा फुर्र। ठीक है, एथेनोइक एसिड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ध्यान रखें। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। हाँ, ये बना है, कार्बन डाइऑक्साइड एथेनोइक एसिड निकला है। अब इस बने हुए एथेनोइक एसिड को फिर से ऑक्सीडाइज करो तो पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और ले लें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। CH3 ट्रिपल बॉन्ड C और इसके बाद CH3, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये ऑक्सीजन किससे मिल रही है? KMnO4 से, और यहाँ पर ना तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। 400 केल्विन से थोड़ा कम का टेम्परेचर है। फिर आप तोड़ ताड़ दीजिए इसको आराम से ऐसे। जब ये टूट जाएगा तो क्या बनेगा? CH3COOH प्लस HOOCCH3। ये क्या है? अरे वही है यार, CH3COH ही लिखा है, उल्टा लिख दिया बस, ठीक है ना, मज़े के लिए। ये यहाँ से यहाँ लिखा है, यहाँ से यहाँ लिखा, कंफ्यूज ना हो ना, कुछ और लिख दिया है। ये दो मॉलिक्यूल क्यों बना दिए? दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। क्यों दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं? देखो भैया, ये कोने वाला क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड। ये दो कार्बन क्या बनाएंगे? एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि क्लीवेज तो बीच से हो ही चुका है, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और समझना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो पक्का टर्मिनल कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा था। दो दो एसिड बन के आ गए तो मतलब टर्मिनल कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा था, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन टर्मिनल कार्बन पर है या इंटरमीडिएट कार्बन पर है, बीच वाले कार्बन पे है, मिडिल कार्बन्स पे है। ये पता करने के लिए रिएक्शन कराई जा सकती है। ये रिएक्शन अगर करा लें हॉट KMnO4 से तो मालूम पड़ जाएगा टर्मिनल कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, बीच वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, CO2 निकली तो टर्मिनल पे, और नहीं निकली तो बीच वालों पे, सिंपल। अब ओजोन से रिएक्शन की बात आती है। रिएक्शन विथ ओजोन खतरनाक चीज़ है भैया, लॉकडाउन के अंदर खूब अच्छे से जम गई है दोबारा से। काफ़ी दिनों से इसको तोड़ा फोड़ा जा रहा था, रीस्टैब्लिश हो गई है, अच्छी बात है। देखो, ओजोन का एक ही नारा है, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल को तोड़ देती है ओजोन, देखना कैसे। आप ये लीजिए और फिर इसकी रिएक्शन जो है वो ओजोन से करा दीजिए। ओजोन इज़ O3, और इस O3 की रिएक्शन जो है वो CH2Cl2 की प्रेजेंस में कराइए, मतलब ओजोन को डिज़ोल्व कर लीजिए CH2Cl2 में। ठीक, और ना सिर्फ O2 के ओजोन के लिए CH2Cl2 डिज़ोल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप एसिटिलीन को इसके अंदर डिज़ोल्व कर पाएंगे। ठीक, आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्वेंट की तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है। जब आप ये रिएक्शन करेंगे तो सबको पता है कि ओजोन क्या काम करने वाली है। ओजोन बेसिकली ब्रिजिंग एलिमेंट की तरह काम करती है। ये हमेशा हमेशा ऐसी रिएक्शन होगी। इसके बाद आप जिंक डस्ट ले लीजिए और थोड़ा सा पानी ले लीजिए। जिंक डस्ट और वाटर लेते हैं तो जिंक ऑक्साइड निकल जाता है इस रिएक्शन के अंदर, इसको बोलते हैं रिडक्टिव क्लीवेज। इसको बोलते हैं रिडक्टिव क्लीवेज। जिंक और वाटर लिया आपने तो जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड निकल गया, बना क्या? C। अब जो बचा वो हाइड्रोजन। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये जो ऑक्सीजन है ना ऊपर वाली महान ऑक्सीजन, इस महान ऑक्सीजन को किसको दिया गया है? जिंक को दिया गया है, और जिंक ऑक्साइड निकल गया है। ये काम हो रहा है। ठीक, इस गंदगी के एक एग्जांपल और ले लीजिए, उसके बाद चिंता ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। क्या बना गौर से देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, फिर वही O3 और CH2Cl2, इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं। ठीक, ये बिल्कुल भी जिसको कहें कि डाइपोल मूवमेंट इसके पास नहीं होता, इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। हम बचते हैं इस जगह पर क्लोरोफॉर्म यूज़ करने से, इस जगह थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक, सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती एल्काइंस की उस क्लोरोफॉर्म में एज़ कम्पेयर टू CH2Cl2। ठीक है, रिएक्शन क्या है? ऑक्सीजन किन के साथ खेल खेलेगा? जिन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो कोने वालों को तो वैसा ही रख दो जैसा है CH3 को, और फिर ये
सिंगल बॉन्ड लगाओ सी से सी का, और इन दोनों को जोड़ दो एक एक ऑक्सीजन से, इधर H, एक सिंगल बॉन्ड O। हमेशा ओजोन इसी तरह की रिएक्शन करने वाला है। फिर क्या करें, फिर वही काम करें कि जिंक लें, जिंक डस्ट और वाटर लें। जब भी ऐसा आप लेंगे तो रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगी, यानी ये ऊपर वाला ऑक्सीजन टूट जाएगा और ZnO निकल जाएगा। तो जो मेरे पास बचेगा वो CH3C और इधर H, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O। गौर से देखो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों एक ही में आ गए। ऑक्सोप्रोपेनल इसका नाम हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं। 2 नंबर पे कीटोन लगा हुआ है तो क्या नाम देंगे, 2-ऑक्सोप्रोपेनल। सिंपल। ये कहानी होगी ओजोनोलिसिस की। तो चर्चा यहाँ पर रुकती है। क्यों रुकती है? क्योंकि एल्काइंस की कहानी अब ख़त्म होती है, क्योंकि इसके बाद जो बचता है दैट इज़ यूजेस ऑफ एल्काइन। तो चाहोगे तो अगले एक लेक्चर में 5-7-10 मिनट का वीडियो बनाकर एल्काइंस के यूजेस आगे करा देंगे ताकि एल्काइंस ख़त्म हो जाए। लेकिन यूजेस तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4-5 यूजेस आप किताब से रट लीजिए, कोई परेशानी नहीं। चाहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। इसके बाद जो अगला सेगमेंट आएगा हमारा वो होगा एरीन्स, यानी कि बेंजीन रिंग्स की बातें करेंगे। अब हमारी चर्चा जो है वो हाइड्रोकार्बन के एक बहुत समृद्ध परिवार से होने वाली है, यानी बेंजीन के खानदान से होने वाली है। अगले लेक्चर में वहाँ से रियल स्टोरी जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की चालू होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद।